हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1992 में आई मूवी बेसिक इंस्टिंक्ट। इस मूवी को काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ा क्योंकि मूवी में काफ़ी हॉट सीन्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मूवी को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया क्योंकि मूवी की कहानी भी दर्शकों को बांध कर रखती है। मूवी की स्टोरी थ्रिलर और मिस्ट्री की कैटेगरी से बिलोंग करती है। IMDb ने इस मूवी को 7 की रेटिंग दी है और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सस्पेंस से भरी इस हॉट मूवी की स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एक लड़की किसी लड़के के साथ बेड पर इंटीमेट हो रही है। बालों की वजह से हम इस लड़की का चेहरा नहीं देख पाते। धीरे धीरे ये लड़की उस लड़के के दोनों हाथों को बेड से बांध देती है और हाथ बांधने के बाद अचानक से उस लड़के के गले पर एक चाकू से वार करके उसे मार डालती है। यहाँ सीन कट होता है और पुलिस इस लाश को देखने के लिए उसी होटल में आती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव निक भी वहां आता है। मरे हुए शख्स का नाम मिस्टर बोस था, जो कि एक फेमस सिंगर था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें खून से सनी एक आइस स्टिक मिलती है। आइस स्टिक यानी कि बर्फ तोड़ने वाला चाकू, जिससे उन्हें पता लगता है कि कत्ल इसी से हुआ है। और डिटेक्टिव निक को पता लगता है कि कल शाम मिस्टर बोस अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ था और ये दोनों एक क्लब से पार्टी करके लौटे थे। वो तुरंत अपने पार्टनर गस के साथ कैथरीन के घर के लिए निकलता है और कैथरीन के घर पर उन्हें रॉक्सी नाम की एक लड़की मिलती है, जो बताती है कि मैं कैथरीन की दोस्त हूँ और कैथरीन अपने बीच हाउस पर है। इसके बाद निक कैथरीन के बीच हाउस पर पहुँचता है। कैथरीन से पूछताछ करने पर वो निक को बताती है कि कल रात हम एक साथ थे, लेकिन क्लब से निकलने के बाद वो अपने घर गया और मैं यहाँ आ गई। निक पूछता है कि आपको उनकी मौत का अफसोस है या नहीं। इस पर कैथरीन एटीट्यूड के साथ कहती है, मुझे काफ़ी अफसोस है क्योंकि वो बिस्तर पर बहुत अच्छा था। कैथरीन बताती है, मेरा और बॉस का सिर्फ जिस्मानी रिश्ता था और मुझे उसके साथ सोना अच्छा लगता था। इसके बाद निक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसी केस की बात चल रही है। हमें पता लगता है कि आइस स्टिक पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले और कैथरीन के बारे में ये पता लगता है कि वो काफ़ी रिच लड़की है और लोगों के दिमाग के साथ खेलना अच्छी तरह से जानती है क्योंकि उसने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की है। इसके अलावा उसे लड़कों के साथ घूमना काफ़ी पसंद है और तो और वो एक लेखिका भी है। पिछले साल ही उसने अपने नाम से एक किताब लिखी थी। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव निक रात के समय कैथरीन की लिखी हुई किताब पढ़ रहा है और उसे पढ़ने पर यह पता लगता है कि कैथरीन ने इस किताब में भी ऐसे ही एक इंसिडेंट का जिक्र किया है जैसे कि मिस्टर बोस का कत्ल हुआ था और ये इंसिडेंट मिस्टर बोस के कत्ल से काफ़ी मिलता जुलता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन पर इसी किताब को लेकर डिस्कशन होती है। कोई अंदाज़ा लगाता है कि कैथरीन ने ही कत्ल किया है तो कोई कहता है कि ये किताब पढ़कर कोई और व्यक्ति भी कत्ल कर सकता है और वहाँ बैठा एक डॉक्टर कहता है कि कत्ल जिसने भी किया हो, कत्ल करने के तरीके से लगता है कि कातिल बड़ा बेरहम होने के साथ साथ काफ़ी चालाक भी है। इसके बाद वो सभी ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कैथरीन को एक बार पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन सभी घबरा भी रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी अमीर लड़की है और किसी पर भी उल्टा केस लगा सकती है। तो डिटेक्टिव निक उसे लेने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि मुझे पहले कपड़े बदलने हैं और कैथरीन अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला छोड़कर ही कपड़े बदलने लगती है। ये सब देखकर निक को काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो कैथरीन को कार में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में ही निक को पता लगता है कि कैथरीन अपनी दूसरी किताब लिख रही है। निक पूछता है कि तुम्हारी नई किताब किस टॉपिक पर है, तो कैथरीन कहती है डिटेक्टिव पर, जो किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस जाता है। निक पूछता है कि एंड में क्या होता है, तो कैथरीन कहती है कि लड़की उसे मार डालती है। इस पर निक हंसने लगता है। यहाँ सीन कट होता है और पुलिस के साथ साथ निक भी उससे पूछताछ शुरू करता है। पुलिस पूछती है कि आपका मिस्टर बोस के साथ क्या रिश्ता था। इस पर कैथरीन कहती है कि हम दोनों का सिर्फ जिस्मानी रिश्ता था।
मैं उसके साथ सोती थी। निक पूछता है कि क्या कभी रोमांस करने के दौरान आपने बॉस को बांधा था? कैथरीन कहती है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पुलिस पूछती है कि क्या आपने मिस्टर बॉस का खून किया है? तो कैथरीन कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पहले एक किताब लिखूँ और कुछ महीने बाद बिल्कुल उस किताब के हिसाब से ही किसी का खून करूँ। निक कहता है कि शायद तुमने किताब इसीलिए लिखी हो ताकि कोई तुम पर शक न करे, लेकिन कैथरीन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद कैथरीन का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। उसमें भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं लगता कि उस पर शक किया जा सके, लेकिन निक पुलिस से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठ बोल रही है। पुलिस के कहने पर निक उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और कार में ही कैथरीन उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे घर छोड़कर एक बार में आता है जहां और भी पुलिस वाले होते हैं और कैथरीन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। निक यहाँ फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि उसी ने बॉस का खून किया है, लेकिन एक पुलिस वाला जिसका नाम नेल्सन है वो निक को इस बात पर टोकता है और निक के साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन डॉक्टर बेथ बीच में आकर उनका झगड़ा रोक देती है। डॉक्टर बेथ एक्चुअल में निक की एक्स गर्लफ्रेंड है और पुलिस के कहने पर निक का इलाज भी कर रही है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि निक मेंटली डिस्टर्ब है। निक बेथ के साथ उसके घर जाता है और उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट करता है। ऐसा लगता है कि निक इस केस को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और अपनी फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर बेथ पर निकाल रहा हो। और रोमांस खत्म होने के बाद बेथ पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों थे? इस पर निक कहता है कि तुम साइकाइट्रिस्ट हो, तुम बताओ मैं गुस्से में क्यों था? इस पर बेथ कहती है तुम एक्चुअल में रोमांस करते वक्त भी कैथरीन के बारे में सोच रहे थे। और गुस्सा होकर बेथ उसे वहां से जाने के लिए कहती है। निक अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आता है, जहां उसे पता लगता है कि जब कैथरीन कॉलेज में पढ़ती थी तो कुछ इसी तरीके से वहां पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर का भी कत्ल हुआ था। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि निक कैथरीन की गाड़ी का पीछा कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते कैथरीन गाड़ी को काफ़ी तेज भगाने लगती है, जिस वजह से निक की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। कुछ सेकंड्स बाद ही निक को कैथरीन की गाड़ी दिखाई देती है, जो कि किसी घर के बाहर खड़ी है और निक उसका घर के बाहर निकलने का इंतजार करता है। अब रात हो चुकी होती है और कैथरीन एक लेडी के साथ उस घर से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में अकेले ही वहां से निकल जाती है। कैथरीन फिर से अपने घर पहुंचती है और उसका पीछा करते करते निक भी वहीं पहुंच जाता है। निक छुपकर कैथरीन को देखने लगता है और वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर निक वहां से निकल जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जब निक पुलिस को उस एड्रेस और उस लेडी के बारे में बताता है तो पुलिस निक को बताती है कि उस लेडी का नाम हेल्सन है। उसकी एक अच्छी फैमिली थी, लेकिन कुछ सालों पहले ही एक दिन अचानक से उसने अपने पति और अपने बच्चों को एक चाकू से मार डाला और उसने ये गुनाह कबूल भी कर लिया। ये सुनकर निक फिर से कैथरीन के घर जाता है, जहां उसे खुद की न्यूज़ की अखबारों की कटिंग्स दिखाई देती है। इस पर कैथरीन बताती है कि मेरी अगली किताब का जो डिटेक्टिव का कैरेक्टर है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसीलिए मैंने ये कटिंग्स संभाल कर रखी हैं। निक उससे पूछताछ शुरू करे उससे पहले ही कैथरीन बताती है कि मुझे पता है कि एक वक्त तुम भी कोकेन के नशे में फंस चुके थे, इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने भी खुदकुशी की थी और इसी वजह से पुलिस तुम्हारा इलाज करवा रही है। ये सब सुनकर निक थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी कैथरीन की दोस्त रॉक्सी वहां आती है और कैथरीन उसके साथ रोमांस करने लगती है। ये सब देखकर निक वहां से निकल जाता है और सीधा डॉक्टर बेथ के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी फाइल कैथरीन को क्यों दिखाई, क्योंकि जो बातें कैथरीन ने उसकी वाइफ के बारे में बताई थी वो डिटेल्स सिर्फ उस फाइल में ही थी। इसीलिए वो डॉक्टर बेथ से ये पूछता है, लेकिन बेथ कहती है कि मैंने सिर्फ नेल्सन को ये फाइल दिखाई थी। नेल्सन वही पुलिस वाला है जिसके साथ निक का बार में पहले भी झगड़ा हो चुका है। निक नेल्सन के पास जाता है और उससे हाथापाई स्टार्ट कर देता है। कुछ और पुलिस वाले इनकी फाइट रुकवाते हैं। निक परेशान होकर अपनी कार में बैठता है
और अपने पार्टनर गस से कहता है कि कैथरीन मेरे बारे में सब कुछ जानती है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद निक अपने घर आकर शराब पीने लगता है। तभी बेथ वहां पर आती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। कुछ टाइम बाद ही निक को पुलिस का फोन आता है और वो तुरंत उनकी बताई गई लोकेशन पर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं बीच सड़क पर नेल्सन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस का शक निक पर जाता है, क्योंकि उसी सुबह निक का नेल्सन के साथ झगड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि कल रात मैं परेशान था तो शराब पीकर अपने घर पर ही टीवी देख रहा था। और डॉक्टर बेथ भी इस बात के लिए गवाही देती है कि निक कल रात घर पर ही था। लेकिन पुलिस को समझ आता है कि निक का दिमाग दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और ये काफ़ी नशे भी करने लगा है। तो पुलिस इस बात को देखते हुए निक को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देती है। लेकिन निक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और एक पुलिस वाले से उसे पता लगता है कि समंदर में एक हादसे की वजह से कैथरीन के माता पिता की डेथ हो गई थी। पुलिस वाले का कहना था कि नाव में कोई छेद हो गया था, इसीलिए नाव डूब गई थी। निक अपने घर पहुंचता है और कैथरीन उसे अपने घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है। उसे ये पता चल चुका होता है कि निक को सस्पेंड कर दिया गया है। निक पूछता है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है, तो इस पर वो बताती है कि मेरे पास काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मुझ तक खबर पहुंचा देते हैं। निक उसे चाय के लिए अंदर इनवाइट करता है ताकि उसके बारे में और जान सके। कैथरीन यहाँ उसे एक किताब देती है जो कि एक बच्चे के बारे में होती है, कि कैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को नाव में डुबाकर मार डालता है। निक पूछता है कि तुमने ये किताब कब लिखी, तो कैथरीन कहती है कि ये किताब मैंने अपने माँ बाप के मरने के कुछ सालों के बाद ही लिखी थी, लेकिन पब्लिश नहीं की, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी निक का पार्टनर गस वहां पर आता है और कैथरीन वहां से चली जाती है। जाते वक्त कैथरीन निक को बताती है कि आज रात मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं एक क्लब में पार्टी करने जा रही हूँ। गस निक को उससे सावधान रहने को कहता है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि निक उसी क्लब में पहुँच जाता है जहाँ पार्टी चल रही है। यहाँ कैथरीन अपनी फ्रेंड रॉक्सी के साथ डांस करते हुए दिखाई देती है और निक के वहां पहुंचने पर वो उसके साथ डांस करने लगती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम कैथरीन और निक को एक कमरे में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। कैथरीन उसी तरीके से डिटेक्टिव के हाथों को बांध देती है जैसे कि उस कत्ल करने वाली लड़की ने मूवी की स्टार्टिंग में मिस्टर बॉस के हाथों को बांधा था। निक को भी वही कत्ल याद आने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर कैथरीन का साथ देते हुए अपने हाथ बंधवा लेता है। ऐसा लगता है कि कैथरीन निक का कत्ल करने वाली ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और रोमांस खत्म करने के बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। जब निक बाथरूम में जाता है तब रॉक्सी वहां आती है, जो निक को कैथरीन को छोड़ने के लिए धमकाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि रॉक्सी कैथरीन से प्यार करती है और निक को कैथरीन के साथ देखकर उससे जलन महसूस करती है। अगली सुबह जब निक उठता है तो उसे कैथरीन का एक नोट मिलता है जिसमें वो निक को बीच हाउस पर मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ बातों ही बातों में निक कैथरीन से कहता है कि मैं तुम्हारे जरिए कातिल को जरूर ढूंढ लूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद निक गस से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, जहां गस खाना खाते हुए फिर से निक को यही सलाह देता है कि तुम कैथरीन से दूर रहो, लेकिन निक कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता। इसके बाद गस अपनी गाड़ी में निकल जाता है और निक अपनी गाड़ी में बैठने वाला ही होता है कि तभी कैथरीन की गाड़ी से कोई उसे उड़ाने की कोशिश करता है। काले शीशों की वजह से निक को उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन निक अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और इन दोनों की चेजिंग में कैथरीन की गाड़ी एक आधे बने पुल से नीचे गिर जाती है। और जब निक उसमें देखता है तो उस गाड़ी में उसे रॉक्सी की बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो मर चुकी थी। हादसे के वक्त निक भी वहीं पर मौजूद था, इसीलिए पुलिस को इस हत्या को लेकर भी निक पर ही शक होता है। निक गुस्से में कैथरीन के घर जाता है, लेकिन वो वहां काफी इमोशनल होती है क्योंकि उसने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था
और कैथरीन के कहने पर निक वहीं सो जाता है। कैथरीन बेड पर निक को बताती है कि कॉलेज में रॉक्सी की जैसी ही उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम लीसा था। लेकिन निक का ध्यान केस पर होता है। वो कैथरीन से कहता है कि मुझे लगता है ये सारे कत्ल रॉक्सी ने ही किए थे ताकि कोई तुम्हारे करीब ना आ सके। लेकिन कैथरीन कहती है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि मेरी किताबों के हिसाब से ही वो कत्ल करे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और कभी भी वो मुझे फंसाना नहीं चाहेगी। अगले दिन निक को पुलिस स्टेशन में ये पता लगता है कि रॉक्सी ने भी अपने बचपन में किसी वजह से अपने 2 क्लासमेट्स का खून किया था। एक लेडी इंस्पेक्टर उसे बताती है क्योंकि उस वक्त वो छोटी बच्ची थी, इसीलिए कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड सेव नहीं किए गए। और गस निक को समझाने की कोशिश करता है कि कैथरीन ने ही मिस्टर बॉस और अपने पेरेंट्स का कत्ल किया है, क्योंकि वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बीच रहती है जिनकी कोई फैमिली नहीं है और जिन्होंने कोई ना कोई कत्ल किए हैं। जैसे कि वो लेडी जिससे वो अक्सर मिलने जाती है, उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। और अब हमें पता लगा है कि रॉक्सी ने भी अपने बचपन में कत्ल किए थे, लेकिन निक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद निक कैथरीन की उस क्लासमेट का पता लगाने के लिए उसके कॉलेज जाता है जिसका जिक्र कैथरीन ने बेड पर किया था, और उसे पता लगता है कि लीसा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बेथ ही है। निक को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और बेथ से पूछताछ करने के लिए वो उसके घर जाता है। बेथ उसे बताती है कि शादी के बाद मैंने अपना नाम चेंज कर लिया था और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि कॉलेज के वक्त कैथरीन के साथ मेरे नाजायज संबंध थे, इसीलिए उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी। निक को लगने लगता है कि ये सारे कत्ल डॉक्टर बेथ ने ही किए हैं, लेकिन बेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि कैथरीन काफ़ी चालाक लड़की है और वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। तभी निक को गस का फ़ोन आता है। वो बताता है कि मुझे कैथरीन की एक और क्लासमेट के बारे में पता लगा है और मैं उससे पूछताछ करने के लिए जा रहा हूँ। निक भी उसके साथ एक होटल में पहुँचता है। गस बताता है कि वो यहीं रहती है और निक से कहता है कि तुम यहीं रहो, पहले ही तुम पर काफ़ी इल्ज़ाम लग चुके हैं, मैं थोड़ी देर में ही उससे पूछताछ करके आ जाऊंगा। जब गस होटल में एंटर करता है तब निक को लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, और जब निक होटल में पहुंचता है तो वो देखता है कि गस की लाश लिफ्ट के बीच में पड़ी है और उसका कत्ल भी उसी बर्फ तोड़ने वाले चाकू से हुआ है। तभी वहां पर बेथ आती है और अपनी जेब से कुछ निकालने लगती है और निक ये देखकर उस पर गोली चला देता है। कुछ देर बाद ही पुलिस होटल में पहुंचती है और निक पुलिस को बताता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो अपनी जेब से गन निकाल रही थी, इसीलिए मैंने बेथ पर शूट किया। लेकिन निक को पता लगता है कि उसके पास कोई गन नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और पुलिस को पता लगता है कि गस को किसी ने फर्जी कॉल करके वहां बुलाया था। जब पुलिस बेथ के घर की तलाशी लेती है तब उसे वहां पर कैथरीन की लिखी हुई किताबें मिलती हैं और वही बर्फ काटने वाला चाकू भी मिलता है जिससे मिस्टर बॉस और गस का कत्ल हुआ था। पुलिस को उसके घर एक गन भी मिलती है जिसमें से एक गोली गायब होती है और पुलिस को समझ में आ जाता है कि नेल्सन का कत्ल इसी बंदूक से हुआ था। ये सब देखकर पुलिस और निक को समझ आता है कि डॉक्टर बेथ ने ही ये सब कत्ल किए थे। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि निक फिर से कैथरीन से मिलने जाता है और उससे रोमांस करने लगता है। कैथरीन पूछती है कि अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे। इस पर निक कहता है कि हम आगे अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं और कुछ बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। इस पर कैथरीन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बेड के नीचे से कुछ उठाते वक्त कहती है, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, क्या हम ऐसे ही अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो निक कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये सुनते ही कैथरीन के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो फिर से निक को किस करती है। लेकिन बेड के नीचे हमें एक वैसी ही आइस स्टिक दिखाई देती है जिससे कत्ल किए गए थे और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमें समझ में आता है कि ये सारे कत्ल एक्चुअल में कैथरीन ने ही किए थे और डॉक्टर बेथ को उसने जानबूझकर फंसाया था
ताकि वो पुलिस से बच सके। इसके अलावा कैथरीन एक साइको किलर है। उसे मर्दों के दिमाग के साथ खेलना काफ़ी पसंद है। उसे फैमिली बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे अकेले लोग ही पसंद आते हैं। वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। इसीलिए जब निक ने कहा कि अगर तुम बच्चे नहीं चाहती तो हम ऐसे ही लाइफ जी सकते हैं, तब वो रुक गई, नहीं तो वो निक को भी मार डालती। कहीं ना कहीं निक भी ये बात जानता है कि ये सारे कत्ल कैथरीन ने ही किए हैं और उसी ने डॉक्टर बैथ को फंसाया था। लेकिन अब निक भी कैथरीन के प्यार में पागल हो चुका है। तो मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे इस मूवी के सेकंड पार्ट की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी तरह की और भी मूवी स्टोरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।